अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर में और उसका टॉपिक है वर्ब। हम अब जो पार्ट ऑफ स्पीच है उनको कवर करेंगे, जो वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, एक एक करके। तो वर्ब करते हैं आज। वर्ब का कोई भी आप एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं ना, या कोई आपकी स्टेट होती है, तो इसको वर्ब यानी उर्दू में इसको फ़ेल कहा जाता है। कोई भी काम करना, जैसे आप जाते हैं, खाते हैं, दौड़ते हैं, देखते हैं, गाना गाते हैं, तो ये सारे वर्ब्स होते हैं। किसी भी सेंटेंस में आप जो भी काम हो रहा है ना, उसको देख के वर्ब को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आपको डिफरेंट फॉर्म में नज़र आएंगे, जैसे बेस फॉर्म में राइट नज़र आएगा, पास्ट फॉर्म में रोट नज़र आएगा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में रिटन आएगा, या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में राइटिंग आएगा। तो इस तरह इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती है। जिस वर्ड की फॉर्म्स बन रही हों वो वर्ब ही होता है। इसी हम डिफरेंट टाइप्स करेंगे, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड होता है, यानी इनके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट ज़रूर आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, शी बोट आर ड्रेस। अगर हम सिर्फ इतना लिख दें कि शी बोट, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो बाय करना होता है ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव आप समझ लीजिए, जैसे ट्रांजिशन होता है ना, ट्रांजिशन क्या मतलब होता है? चेंज। यानी ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जो हर वक्त चेंज चाहते हैं, यानी चल के ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाते हैं। तो शी बोट है अ ड्रेस। इसी तरह शी रीड्स अ बुक, तो रीड्स के साथ आ बुक ज़रूर आएगा, क्योंकि रीड्स भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह दे बिल्ट अ हाउस, तो दे बिल्ट तो अकेला नहीं ना आ सकता, उसके साथ हाउस आएगा, क्योंकि ये भी एक ट्रांजिटिव है। शी ईट्स एन एप्पल, तो ईट्स के साथ एन एप्पल आएगा, क्योंकि ईट्स भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह शी प्लेड अ मैच, तो प्लेड के साथ आ मैच आएगा। तो इस तरह आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इसी तरह कुछ वर्ब्स होते हैं जो इनट्रांजिटिव होते हैं, यानी इनको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें इनकी सिंपल जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, ये होती है, आपने ये देखना है ऑब्जेक्ट है इसके साथ या नहीं है। जैसे आप एक देखें कि अगर कोई कहे कि मैं सो रहा हूँ, ही स्लीप्स, तो इसका मतलब है वो सो रहा है, इसको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। यानी चाहे आप कह दें ही स्लीपिंग ऑन अ बेड, या कहेंगे ही स्लीप्स, दोनों ही करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सिंपली कहेंगे ही बाइज, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव जो होते हैं उनके बाइज के बाद जैसे आएगा ऑब्जेक्ट, लेकिन इनट्रांजिटिव होगा ही स्लीप्स, इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दे लाफ्ड लाउडली, इनको भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लाफ आप कभी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ पे लाफ करें। इसी तरह शी अराइव्ड लेट, तो अराइव्ड लेट ये भी एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको आपने सिंपली आइडेंटिफाई करना क्या है। अगर आपने देखना है कि व्हाट हूम, ये सवाल करने हैं, क्या हो रहा है, किसके साथ हो रहा है। जैसे ही रन्स फास्ट, तो ये किस चीज़ की आंसर दे रहा है? व्हाट का, यानी वो क्या करता है? ही रन्स फास्ट। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं आइडेंटिफाई। जेरेंड होता है हमारे पास। जेरेंड जो होता है ना, ये एज अ नाउन में यूज़ हम कर सकते हैं। जेरेंड की पहचान ये होती है कि इसके एंड पे आईएनजी आता है। जैसे आप रीड कहते हैं ना, तो जेरेंड क्या होता है? रीडिंग हो जाता है। जैसे स्विम होता है, तो जेरेंड में स्विमिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, रनिंग हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, कुकिंग हो जाएगा। तो ये सारे जेरेंड है। जेरेंड एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो जाता है। या जेरेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी यूज़ होता है। जैसे डांसिंग इज़ अ फन, तो यहाँ पे जेरेंड क्या है? सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट के तौर पे भी यूज़ हो जाता है। जैसे आई लव डांसिंग या आई लव कुकिंग, तो इसमें जेरेंड ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट जेरेंड के रूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए और हर सूरत में पता होने चाहिए। जैसे कैन नॉट हेल्प के बाद आईएनजी आता है। कैसे आएगा? आपने ना कुछ लोगों को एक जुमला बोलते हुए सुना होगा कि मैं जब उसे देखता हूँ ना, तो मैं अपनी स्माइल पे काबू नहीं पा सकता। तो इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन अगर मैं आपको करके बताऊँ, तो इसकी सिंपल जो एक मेच्योर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? आई कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सी हर। यहाँ पे कांट हेल्प आ गया या कैन नॉट हेल्प आ गया, तो उसके बाद कौन सा वर्ड आया? आईएनजी का वर्ड यूज़ आया। ये जो रूल्स मैं बता रही हूँ उनको रट्टा लगाएं, जो मैं लाइन्स बता रही हूँ इनको भी रट्टा मारें।
आई कैन नॉट हेल्प या कांट हेल्प स्माइलिंग व्हेन आई सीज हर। तो इससे आप कांट हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास होता है कैन नॉट हेल्प के बाद अगर बाय आ जाए, सॉरी बट आ जाए, कैन नॉट हेल्प आई कांट हेल्प बट, तो उसके बाद फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अब देखें, आई कांट हेल्प लाफिंग एट हिज जोक्स, तो ये कांट हेल्प आ गया, यानी उसके बाद बट नहीं आया। लेकिन अगर इसके बाद बट आ जाए तो फिर आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे आई कांट हेल्प बट एडमायर हिज करेज, वी कांट हेल्प बट एग्री विद दैम। तो इस तरह आप अगर इसके बाद बट आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। अगर ये जस्ट कांट हेल्प या कैनॉट हेल्प हो तो फिर इसके साथ आप आईएनजी यूज़ करेंगे। इसी तरह आई, इज़, एम, आर, वी, अगर इनमें से किसी भी लफ्ज़ के साथ यूज़ टू आ जाए तो उसके बाद आप आईएनजी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये याद रखें, ये रूल जस्ट पर्सन्स एंड ऑब्जेक्ट्स हैबिट्स के लिए है। जैसे शी यूज्ड टू टेक टी, ठीक है, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। शी यूज्ड टू टेक टी, क्योंकि टू क्या है, इन्फिनेटिव बना देता है। लेकिन शी इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी, तो यहाँ पे इज़ आ गया, तो इज़ के बाद अगर यूज टू आ जाए तो फिर टेकिंग हो जाएगा। तो इसको भी आप अच्छी तरह इस रूल को याद रखें, यानी शी यूज्ड टू टेक टी। वैसे हमने सिंपल रूल को फॉलो करना है कि टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव फॉर्म फर्स्ट फॉर्म आती है, बट जब आएगा इज़ टू यूज्ड से पहले तो शी इज़ यूज्ड टू टेकिंग टी, इस तरह ये हो जाएगा। सिमिलरली गेट यूज्ड टू के बाद भी हम आईएनजी यूज़ करेंगे। जैसे हैव यू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग एट नाइट, तो इससे गेट यूज्ड टू के बाद हमने क्या यूज़ किया, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ किया। इसी तरह विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इस तरह के वर्ड्स के बाद भी हम आईएनजी यूज़ करेंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द टीचर, यानी लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमने आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की। तो ये जो आईएनजी वाले होते हैं ना, इनको आपने अच्छी तरह याद रखना है। यानी कांट हेल्प वाला इज, एम, आर यूज टू वाला, गेट यूज टू ड्राइविंग, देखें ही हैज़ गोट यूज टू ड्राइविंग एट नाइट, या यू हैव गोट यूज टू ड्राइविंग एट नाइट। विद द व्यू टू शॉपिंग वी केम हेयर, तो विद द व्यू टू के बाद भी आईएनजी आएगा। लुक फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग द टीचर, तो लुक फॉरवर्ड टू के बाद भी आईएनजी आएगा। तो ये वाला रूल आपने याद रखना है। इसके बाद यूज़ आईएनजी आफ्टर प्रीपोजिशंस, कोई भी प्रीपोजिशन आएगी तो उसके बाद भी आप नॉर्मली आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ही अवॉइड फ्रॉम स्मोकिंग, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद आपने क्या यूज़ किया, स्मोकिंग यूज़ किया। इसी तरह ही सक्सीड इन मेकिंग प्रोग्रेस, तो इन के बाद आपने क्या यूज़ किया, मेकिंग यूज़ किया। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे टू जो है, टू के बाद हमेशा आप क्या करते हैं, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। टू के फॉर्म ऑफ फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ नहीं करते, जब हमने इज, एम, आर प्लस यूज़ टू प्लस आईएनजी वाला रूल पढ़ा था। इसी तरह यूज़ आईएनजी आफ्टर स्पेसिफिक वर्ड्स, तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स की लिस्ट है, ये भी अपनी लिस्ट याद रखनी है। स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, रिमेंबर, डिनाई, मिस, सजेस्ट, लाइक, डिसलाइक या इसके सिमिलर वर्ड्स। तो ये जो स्टॉप, फिनिश वगैरह ये वर्ड है ना, इनको आपने याद रखना है। तो इनकी मैं अगर आपको एग्जांपल्स दूं तो ये एफएससी की बुक में भी ये रूल यूज़ हुआ था। जैसे वहाँ पे था नॉर्मा स्टॉप्ड वॉशिंग द डिशेस, तो जैसे ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन द टीचर इंटर्ड, तो इनके बाद आईएनजी इस्तेमाल होगा। ये इनकी सेंस वाले भी वर्ड्स हो गए, जैसे ही फिनिश्ड राइटिंग द रिपोर्ट, तो इनकी सेंस वाले भी जो वर्ड्स होंगे उनके साथ भी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। याद कर लें, स्टॉप, फिनिश, अवॉइड, रिमेंबर, डिनाई, मिस, लाइक, डिसलाइक, सजेस्ट और इंजॉय, अवॉइड, माइंड, कंसीडर, सजेस्ट, कीप, क्विट, डिले, डिनाई, ये सारी इसमें लिस्ट में आ जाएगी। जैसे मैं आपको कुछ की एग्जांपल्स दे देती हूँ। जैसे इंजॉय, आई इंजॉय रीडिंग नॉवेल्स, इंजॉय के बाद क्या आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई। इसी तरह अवॉइड होता है, ही अवॉइड टॉकिंग इन पब्लिक, या ही अवॉइड्स टॉकिंग इन पब्लिक। इसी तरह वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। इसी तरह ही कंसीडर मूविंग टू कैनेडा, आई सजेस्ट ट्राइंग समथिंग न्यू,
या फिर ही कीप्स इंटरप्टिंग मी, कीप्स के बाद भी आईएनजी आएगा। दे क्विट वर्किंग हेयर लास्ट ईयर, तो क्विट के बाद भी आ जाएगा। इस तरह वो डिलेड लिविंग ड्यू टू द रेन, तो ये जो अवॉइड फिनिश मतलब इससे सिमिलर वर्ड्स जो होंगे ना उनके साथ भी यही आएगा। यानी मैं आपको सेंस अगर समझाऊँ ना तो आपने सेंस क्या देखनी है, कोई एक्शन रुक गया है, आपने किसी चीज़ में खुशी की ली है, कोई आपने कोशिश की है, कुछ किया है, कुछ रिकमेंड किया है, तो इनके बाद सबके बाद आईएनजी आएगा। इसके बाद कुछ रिफ्लेक्सिव वर्ब्स भी होते हैं जिनके बाद आईएनजी आता है, जैसे इनमें आ जाएगा अवेंज, एब्सेंट, इंजॉय, बिहेव, प्राइड, अवेल, हर्ट, किल। तो इनके बाद भी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल्स पढ़ी ना तो आईएनजी फॉर्म इनके बाद भी यूज़ हो जाएगी। तो इसके साथ इनमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले रूल्स भी इस्तेमाल होंगे। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूल से क्या मुराद है, अब देखें, शी इंजॉयड हर सेल्फ येस्टरडे, हर सेल्फ क्या है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो इंजॉयड के बाद हर सेल्फ आ गया। हमने इंजॉयड का 2 रूल पढ़ लिया। अगर ये रिफ्लेक्सिव इसके बाद ना आए तो शी इंजॉयड वाचिंग अ मैच, तो आईएनजी फॉर्म यूज़ होगी। लेकिन अगर दूसरा केस आ जाए तो इसमें हर सेल्फ आएगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तीसरा केस आएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा, शी इंजॉयड अ मैच यस्टरडे। तो ये तीनों केस जो हैं वैलिड हैं, डिपेंड करते हैं आप किस सेंटेंस में यूज़ कर रहे हैं। केस 1 शी इंजॉयड वॉचिंग अ मैच, केस 2 शी इंजॉयड हर सेल्फ येस्टरडे, केस 3 शी इंजॉयड अ मैच येस्टरडे। इसी तरह कुछ अदर वर्ब्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, मॉडल वर्ब्स होते हैं, लिंकिंग वर्ब्स होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स जैसे इज़, एम, आर, बी, डू, डन, डिड, डज, तो ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होते हैं। मॉडल वर्ब वो होते हैं कैन, कुड, मस्ट, शुड, विल, मे, माइट, तो ये वाले जो होते हैं ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। मॉडल वर्ब्स का रूल होता है कि कैन, कुड, शुड वगैरह कहीं भी आ जाए, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, इनके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई इस तरह की फॉर्म यूज़ नहीं हो सकती। तो मॉडल वर्ब्स कैन, कुड वगैरह जो होती हैं इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरह कुछ लिंकिंग वर्ब्स होते हैं जो लिंक करते हैं सेंटेंसेस को, जैसे इज़, आर, बिकम, सीम्स, तो ये लिंकिंग वर्ब है। वर्ब के कुछ और टाइप्स में भी आ जाते हैं, जैसे हमारे पास रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इर्रेगुलर वर्ब्स होते हैं। ये डिपेंड करते हैं फॉर्म्स पे। लाइक रेगुलर वो होते हैं जिनकी टिपिकल पैटर्न जो होता है वो फॉलो करता है, जैसे कट का कट कट, पुट का पुट पुट, यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म इनकी सेम सेम है। ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, कास्ट कास्ट कास्ट, फल, अच्छा ये फाल का रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। इनके अलावा ना कुछ होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जैसे देखें कट की सारी फॉर्म सेम है, लेकिन हम यहाँ पे देखें कुछ वर्ड्स जैसे स्टिक, स्टक, स्टक, ये भी सेम है। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग, ये दोनों मीनिंग चेंज हो जाएगी। जो हैंग्ड हैंग्ड होता है ये फांसी देना होता है, जो हंग हंग होता है उसका मानी होता है दीवार पे पिक्चर लगाना। इसी तरह स्विंग, स्वंग, स्वंग होती है फॉर्म, स्विम, स्वेम, स्वम होती है, ये वाली देखें स्विम, स्वेम, स्वम, ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है, तो ये इरेगुलर हो गई। इस तरह वीव, वोव, वोवन, ये भी इरेगुलर हो गई। सीक, सोट, सोट, ये रेगुलर हो गई। स्लिंग, स्लंग, स्लंग, क्लिंग, क्लंग, क्लंग, तो ये इस तरह फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आप याद कर सकते हैं। ये भी फुल रट्टे वाली चीज़ें, बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रेगुलर क्या होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं वर्ब्स। सब्जंक्टिव का नेक्स्ट क्वेश्चन है। सब्जंक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें गलतियाँ भी बहुत स्टूडेंट्स करते हैं, और एफपीएससी में, एमपीटी वगैरह में इसमें से एमसीक्यूज़ भी बहुत आते हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे इंसिस्ट है, इसके अलावा आपके पास रिकमेंड वर्ड होता है, इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, ये इम्पोर्टेंट की सारी फैमिली, इम्पोर्टेंट, वाइटल, क्रूशियल, अर्जेंट वगैरह, ये सारे जो होते हैं ना ये सारे सब्जंक्टिव का रूल फॉलो करते हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस की हम बात करें तो आपने ऑलवेज क्या यूज़ करना है, डैट प्लस फर्स्ट फॉर्म, इनके बाद क्या यूज़ करना है, डैट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। सब्जंक्टिव वाले सेंटेंस में आपने आईएनजी, एस, ईएस, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, कोई भी इस तरह का इजाफा नहीं करना, यानी आपने ईडी फॉर्म ये वाला मतलब कुछ इस तरह का इजाफा नहीं करना। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, द डॉक्टर रिकमेंडेड डैट द पेशेंट टेक रेस्ट, ये करेक्ट सेंटेंस है। लेकिन अगर आपने इसको लिखा होता आपने क्या लिखना था, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट शुड टेक रेस्ट,
लेकिन क्योंकि रिकमेंड एक सब्जेक्टिव वर्ब है तो उसके बाद शुड नहीं आ सकता, तो हमारे पास करेक्ट फॉर्म क्या होगी, द डॉक्टर रिकमेंडेड दैट द पेशेंट टेक रेस्ट। इसी तरह द यूनिवर्सिटी डिज़ायर्ड दैट द स्टूडेंट बी एब्सेंट बी गिवन एडमिशन ऑन मेरिट। ठीक है, तो यहाँ पे शुड हमने फिर मिस कर दिया कि शुड भी आपने लिखना था ना, लेकिन क्योंकि डिज़ायर्ड भी एक सब्जेक्टिव है तो इसके बाद हमने शुड को स्किप कर दिया, यानी यूनिवर्सिटी डिज़ायर्ड दैट द स्टूडेंट बी गिवन एडमिशन ऑन मेरिट। इसी तरह द मेड डिज़ायर्ड दैट द प्लेट्स बी एम्प्टी, तो यहाँ पे भी आपने क्या लिखना था, शुड लिखना था, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव्स है तो इसमें आपने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। तो सब्जेक्टिव्स तीन तरह की चीज़ों के लिए होती है। सबसे पहले डिमांड्स के लिए, यानी सजेशन, डिमांड, नेसेसरी, इस तरह के जो वर्ड्स होंगे ना आपके पास, आपने किसी से मशवरा मांगा है, डिमांड की है, सजेस्ट किया है, तो इनके साथ सब्जेक्टिव यूज़ होगा। इसी तरह कुछ हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशंस होती हैं, उनके साथ भी सब्जेक्टिव यूज़ होता है। और विश, जो आपकी ख्वाहिशात होती हैं, आई विश, आई डिज़ायर, मतलब विश की सारी फैमिली में अगर सिंपली बोलो तो इसके साथ सब्जेक्टिव यूज़ होगा। अगर आपको इसकी ओवरऑल समझ नहीं आ रही कि आपने कहाँ कहाँ सब्जेक्टिव यूज़ करना है, तो मैं कुछ लिस्ट बताती हूँ जो मोस्टली यूज़ होती है, इसको आप रट्टा मार लें। इंसिस्ट के साथ सब्जेक्टिव यूज़ होगा, अर्ज के साथ सब्जेक्टिव यूज़ होगा, रिकमेंड के साथ होगा, सजेस्ट के साथ होगा, डिज़ायर के साथ होगा, विश के साथ होगा, होप के साथ होगा। देखिए होप के साथ भी सब्जेक्टिव यूज़ होते हैं और ये मोस्टली नॉर्मली स्टूडेंट का गलत ही होता है। इस तरह इम्पोर्टेंट के साथ, वाइटल के साथ, क्रूशियल के साथ, अर्जेंट के साथ, तो इनके सब के साथ क्या यूज़ होगा, सब्जेक्टिव का जो रूल है वो यूज़ होगा। अब काजेटिव वर्ब्स होते हैं कुछ। काजेटिव वर्ब्स वो होते हैं कि आपने अपनी वजह से किसी को काम करवाया, यानी यू काज्ड समबडी टू वर्क, तो ये काजेटिव वर्ब्स हो गए। शी वाश्ड हर प्लेट्स, ये तो उसने अपना काम खुद किया, लेकिन शी गोट हर प्लेट्स वाश्ड बाय हर हस्बैंड, उसने अपना काम किसी और से करवाया, तो ये क्या हो गया, काजेटिव वर्ब्स हो गए। तो इनमें नॉर्मली बेस फॉर्म फॉलो होती है, इनके मैं सबके सेपरेटली आपको रूल्स बता देती हूँ, इन रूल्स को आपने अच्छी तरह याद करना है। हेल्प जो होता है, ये हेल्प के बाद हमेशा हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। नॉर्मली आप ना सिर्फ यही रूल याद रखें, दूसरा रूल मैं आपको बताती नहीं हूँ। यानी आपने हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है जब ये काजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। यानी सिंपल तो आई हेल्प यू, इसमें तो कोई आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सोचना कब है, जैसे यहाँ पे लिखे टोनी हेल्प जोनी फिनिश 10 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, तो टोनी हेल्प जोनी, आप क्या करते हैं, टू फिनिश लगा देते हैं। टू फिनिश यहाँ पे गलत है, हेल्प के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। टोनी हेल्प्स जोनी फिनिश 10 प्लेट्स ऑफ बिरयानी, नॉट टू फिनिश आएगा। तो इस तरह आपने हेल्प का जो रूल है इसको फॉलो करना है, हेल्प के बाद टू वाली फॉर्म नहीं आएगी जब दो सब्जेक्ट या काजेटिव वाला रिलेशन यूज़ होगा। इसी तरह मेक का भी यही रूल है कि शी मेड मी स्टैंड, आपने क्या लिखना था, शी मेड मी टू स्टैंड, जो कि गलत है। मेड के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, शी मेड मी स्टैंड। इसी तरह हैड का भी रूल होता है कि आपने वो डेला वाली कहानी पढ़ी थी ना कि डेला हैड हर हेयर सोल्ड, तो उसके बाद हैड का जो रूल होता है ना, इसमें ये होता है कि थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, कि हैड जब एज अ काजेटिव वर्ब यूज़ होगा तो थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। मेक और हेल्प के साथ तो हमने फर्स्ट यूज़ की थी, पर जब हैड आएगा हमारे पास उसके साथ कौन सी यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। इसी तरह लेट जो होता है, लेट का भी यही केस होता है कि आई लेट हिम गो देयर, इसके बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, टू यूज़ नहीं होगा। मैं टू इसलिए बार बार कह रही हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ये यूज़ करते हैं। इसी तरह गेट का रूल होता है, गेट के बाद अगर कोई चीज़ आ जाए, यानी नॉन ह्यूमन चीज़, नॉन लिविंग थिंग आ जाए, तो आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। और अगर गेट के बाद ह्यूमन आ जाए तो आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। कैसे, शी गोट हर कार सोल्ड, तो यहाँ पे सोल्ड थर्ड फॉर्म है क्योंकि कार जो थी नॉन लिविंग थिंग थी, तो शी गोट हर कार सोल्ड। लेकिन शी गोट हर ब्रदर विजिट द डॉक्टर, यहाँ पे विजिट नहीं आएगा, टू विजिट आएगा, क्योंकि गोट का रूल बाकी सबसे अलग है, इसको आप गेट के रूल को सबसे अलग करके लिखें। शी गोट हर कार सोल्ड, यानी थिंग आए तो थर्ड फॉर्म, पर्सन आए तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए ये जो। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऑफ परसेप्शन भी होते हैं, जैसे हियर होता है, सी होता है, वॉच होता है, नोटिस होता है, तो उनके भी इसी तरह के रूल्स हैं कि ही सा मी पिक अप द स्टिंक, तो इस तरह मतलब ये यूज़ होगा।
इसके अलावा जो चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें आई थिंक वर्ब की हमारी हो गई हैं। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हमने देख लिया। इन्फिनेटिव मैंने आपको बता दिया कि टू जो जहाँ यूज़ होते हैं, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे शी रिमेंबर अ रूल टू सॉल्व अ क्वेश्चन, तो टू सॉल्व ये टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये हमारे पास इन्फिनेटिव हो गया। लेकिन मतलब ये इन्फिनेटिव है। इसके अलावा मैंने जेरेंट के आपको डिफरेंट रूल्स बता दिए। जेरेंट के रूल्स की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उनको अच्छे से बहुत अच्छे से याद करना है। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स को नॉर्मल आइडेंटिफिकेशन आ जाती है, तो वो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ना लाई का जो वर्ड होता है ना, लाई जो लेटना होता है, इस वर्ब को बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा जाता है। तो इसकी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। लाई LIE, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। तो इसकी आगे फॉर्म्स होती है लाइड, लाइड, और इसकी जो ING फॉर्म होती है वो LYING होती है, लाइंग। इसी तरह एक LIE, लाई का मतलब होता है लेटना या पड़े रहना। तो उसकी अगली जिसका मानी लेटना होता है ना, उसकी फॉर्म्स होती है ले, लेन, LAY ले और LAIN लेन। तो ये इसके अलावा ले होता है एक वर्ड LAY लेन, तो उसका मानी होता है अंडे देना या फिर फैलाना या बिछाना। तो उसकी अगली फॉर्म्स होती है लेड, लेड और लेंग, LAID लेड, LAID लेड और LAYING लेंग। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये जो अंडे देना वाला होता है, ही वाज ले, ये ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसी तरह राइज और रेज क्या भी कन्फ्यूजन होती है नॉर्मली। राइज की फॉर्म्स होती हैं रोज, राइजन, सन राइजेज इन द ईस्ट। और रेज जो होते हैं, रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। रेज्ड की फॉर्म होती है रेज्ड, रेज्ड, और इसकी ING फॉर्म होती है रेजिंग, यानी आई मस्ट हैव रेज्ड टाइट। इसी तरह वी हैव ही लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5। तो रेज के बाद जो होती है ट्रांजिटिव यानी ऑब्जेक्ट वाली चीज़ें होती हैं ना, वो रिक्वायर्ड होती हैं। इसी तरह फाल का मायने होता है गिरना, तो इसकी फॉर्म्स होती हैं फेल, फालन। लेकिन फेल का मायने होता है गिराना, और इसकी फॉर्म्स होती है फेल्ड, फेल्ड। तो ये आपको तीन जो मैंने बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें बहुत से स्टूडेंट्स गलतियां करती हैं और ये FPSC वगैरह पूछता है, तो इनको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो हमारा जो वर्ब का टॉपिक है नियरली डन है। इसमें मैंने आपको बता दिया कि आपने सब्जेक्टिव, कॉजेटिव, ये सारे रूल्स आपने प्रिपेयर करने हैं। आई होप इसकी आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।